वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। माय नेम इज़ वैशाली डडवाल। तो आज हम उस टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसकी अच्छी खासी वेटेज है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं इस टॉपिक से ही, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि एचएएस में, अलाइड सर्विसेज में। एचएएस में अगर हम बात करें तो GS2 पेपर में, जनरल स्टडीज़ के सेकंड पेपर में, इट कवर्स द लार्ज पार्ट। ओके, तो एज इट इज़ क्वेश्चन भी आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का GS2 के पेपर में। तो अगर हम टेक्निकली देखें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को, तो वो स्टार्ट होती है 26 जनवरी 1950 से, जिस समय COI कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लॉन्चिंग होती है। उसी समय ही ऑन दैट वेरी डे 26 जनवरी 1950 में ही हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट का दर्जा भी दिया जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जर्नी के ऊपर, हिमाचल प्रदेश की जर्नी अप टू स्टेटहुड। अब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में वी डिल्ट विद द पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम, दैट इज़ फ्रॉम 1947 टू 1948, एंड ऑन दैट वेरी लेक्चर वी कंक्लूडेड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसमें हमने स्टडी किया था कि 30 प्रिंसली स्टेट्स के विलय के कारण हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन होती है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिवली फर्दर 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। ओके, तो अब जो चंबा है और जो सिरमौर, हालांकि मंडी और महासू में कुछ परिवर्तन आते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल्ड वे में। ओके, तो अब इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की जर्नी के ऊपर। तो हम देखेंगे कि कैसे पार्ट सी स्टेट बनने से पहले हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस, और उसके बाद हमने देख लिया है कि वो पार्ट सी स्टेट बनता है। और उसके बाद फिर से ये, जैसे कि CCP के टाइम ये सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, और वैसे ही पार्ट सी स्टेट बनने के बाद फिर से एक बार हिमाचल प्रदेश डायरेक्ट कंट्रोल में आता है इंडियन यूनियन के। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हिमाचल प्रदेश के प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ इस रीजन में फिर से डेमोक्रेटिक सेटअप को लेकर आते हैं। जब हिमाचल प्रदेश इंडियन यूनियन के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है तो उसे वो यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिए देते हैं विद सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल। उस टाइम ग्राउंड लेवल पे स्ट्रगल चल रही होती है, क्योंकि पहले यहाँ पर पार्ट सी स्टेट जब बनता है तो यहाँ पे विधानसभा की नियुक्ति होती है। उसके बाद जब यूनियन टेरिटरी फिर से इसको घोषित किया जाता है, उस टाइम विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। तो विद द लॉट्स ऑफ स्ट्रगल यूनियन टेरिटरी को में ही एक कुछ रिलीफ फीचर्स दिए जाते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश को टेरिटोरियल काउंसिल प्रोवाइड की जाती है। ये एक काउंसिल होती है जिसमें मेंबर्स तो इलेक्टेड होते हैं, और इस मेंबर को कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं जिस पे इनको काम करना होता है। अब इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में डायरकी आ जाती है, जिसमें टेरिटोरियल काउंसिल और यूनियन टेरिटरी के LG, दैट इज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर, दोनों को सब्जेक्ट्स बांट दिए जाते हैं जिस पे इन दोनों को काम करना होता है। बट दिस इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट हिमाचल प्रदेश वांटेड। अभी भी आइडियल गवर्नमेंट की तलाश पूरी नहीं होती है, तो उस समय कुछ टाइम विद्रोह चलता है कि अभी भी सरकार में डेमोक्रेसी नहीं आई है। तो सरकार द्वारा ये फैसला लिया जाता है कि टेरिटोरियल काउंसिल को विधानसभा में बदल दिया जाए। तो नाम चेंज करने से तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो एज़ यूजुअल कोई भी चेंज नहीं आता है। तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद कुछ समय के बाद हिमाचल प्रदेश में रीऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि पंजाब के कुछ रीजन्स को हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया जाता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की कई डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील्स में इजाफा होता है, और फिर लास्टली हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया जाता है। अब मैंने आप लोगों को एक समरी की फॉर्म में बता दिया है कि हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में क्या स्टडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जब 30 प्रिंसली स्टेट का विलय होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिवली 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है हिमाचल प्रदेश को, दैट इज़ चंबा, मंडी,
महासू एंड सिरमौर। अब जो चंबा है और सिरमौर है, इट कंटेन्स द सेम नेम एज दैट ऑफ प्रिंसली स्टेट विद द सेम एरिया ऑल्सो। अब इसमें हम देख सकते हैं कि चंबा और सिरमौर में कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। पहले ये एक प्रिंसली स्टेट के फॉर्म में होती है और 15 अप्रैल 1948 में इसको बदल कर डिस्ट्रिक्ट के रूप में चेंज कर दिया जाता है। बस इसमें यही चेंज होता है कि प्रिंसली स्टेट से इसको डिस्ट्रिक्ट के रूप में चेंज कर दिया जाता है विदाउट एनी चेंज इन एरिया और नेम। ओके, पर मंडी और महासू में कुछ चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मंडी में परिवर्तन आता है कि मंडी जो मॉडर्न मंडी है, इट कंटेन्स द प्रिंसली मंडी स्टेट प्लस सुकेत रीजन ऑल्सो। ओके, मॉडर्न मंडी में मंडी को क्लब कर दिया जाता है, मंडी प्रिंसली स्टेट को क्लब कर दिया जाता है सुकेत डिस्ट्रिक्ट के साथ, जिससे अभी जो हमारा एरिया है मंडी का, मॉडर्न मंडी का, उसके अंदर मंडी प्रिंसली स्टेट है और सुकेत रीजन है। ओके, और जो महासू एरिया है उसका एक अलग से गठन किया जाता है जिसमें हमारी बची हुई शिमला हिल स्टेट्स और ठकुराइज को क्लब किया जाता है। ओके, तो अब हम अपनी स्लाइड में देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश को CCP दैट इज़ चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया जाता है ऑन 15 अप्रैल 1948। ओके, तो CCP का जो रूल था दैट इज़ मोर और लेस ऑटोक्रेटिक इन नेचर। सामान्य जनजाति को आज़ादी के बाद भी अगर कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस में कोई ना कोई कमी होगी। तो हिमाचल प्रदेश के लोग चीफ कमिश्नर प्रोविंस हिमाचल प्रदेश को बनाने से खुश नहीं थे। तो इस स्टेटमेंट को हम 2 पॉइंट्स में कोट कर सकते हैं, दैट इज़ द ब्यूरोक्रेटिक स्टेटस एंड चीफ कमिश्नर दैट हैड एडवाइजरी काउंसिल। उसके बेसिस पे यहाँ पे ग्रीवेंसेस आते हैं विद द स्टेटस ऑफ CCP। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि CCP के अंडर फर्स्ट चीफ कमिश्नर बनते हैं हिमाचल प्रदेश के NC मेहता और इनके डेप्यूटी बनते हैं E पेंडरल मून। अब ग्रीवेंसेस के पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्यूरोक्रेटिक स्टेटस। अगर हम ब्यूरोक्रेटिक स्टेटस को गूगल करें तो उनकी डेफिनेशन आती है लिख के कि वी कैन रिलेट इट विद द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन फ्रॉम द ऑफिशियल्स रेदर देन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चीफ कमिश्नर की जो एडवाइजरी काउंसिल है उसकी बात कर रहे हैं, और जो यहाँ पे ऑफिशियल्स की बात है वो सेंटर के जो इंडियन यूनियन के जो लोग हैं दैट इज़ जो कि नियुक्त किए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, दैट इज़ NC मेहता और E पेंडरल मून। अब ये दोनों ऑफिशियल्स को, इन दोनों को हम ऑफिशियल्स के स्थान पर रख देते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स को एडवाइजरी काउंसिल के स्थान पर रख देते हैं। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो ऑफिशियल्स लेंगे रेदर देन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहाँ पे जो एडवाइजरी काउंसिल का जो गठन होता है वो that are not allowed to participate. Advisory council are not allowed to participate in the administrative meetings even. तो वहाँ पे उनको आज़ादी तो क्या ही होगी कि they are merely an advisory council, वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, आगे मानना ना मानना तो जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो एडवाइजरी काउंसिल है वो 9 मेंबर्स की काउंसिल होती है जिसमें 3 जो मेंबर्स होते हैं वो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स होते हैं और बाकी के बचे 6 मेंबर्स वो लोगों में से चुनकर आते हैं। ठीक है, अब इट वाज नियरली नो पावर इन देयर हैंड्स। ये तो हमें पता लग ही गया है कि एडवाइजरी काउंसिल के पास कोई भी पावर नहीं होती है। तो यहाँ पे वो अपना रोष दिखाते हैं CCP के प्रति। तो अब हम देख लेते हैं कि YS परमार का क्या भाग रहता है, YS परमार का क्या रोल रहता है। YS परमार का एक बहुत बड़ा भाग है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण स्टेटहुड दिलवाने का, क्योंकि YS परमार जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं हिमाचल प्रदेश को और प्रॉब्लम्स बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लोग इन द रूल ऑफ CCP। एंड ऑल्सो वही रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पर CCP की जगह यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए लेजिस्लेचर की, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। ओके,
तो विद द कोर्स ऑफ टाइम ऑन 26 जनवरी 1950 देयर वॉज इनोग्रेशन ऑफ पार्ट सी स्टेट। हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट का दर्जा प्राप्त हो जाता है, बट हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट का दर्जा तो प्राप्त हो जाता है, बट वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट डजंट चेंज देयर। ठीक है, गवर्नमेंट की वर्किंग में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक छोटा सा परिवर्तन हम देख सकते हैं कि उस समय जो हमारे डेप्यूटी होते हैं ई पेंडरल मून, उनको बदलकर चीफ कमिश्नर बना दिया जाता है। ओके, वो चीफ कमिश्नर रहते हैं इन द एरा 1950 टू 1951। ओके, पार्ट सी स्टेट बनने के बाद भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जिससे लोगों के बीच में रोष और गुस्सा बढ़ जाता है। और इसको शांत करने के लिए इंडियन यूनियन क्या करती है कि जो फॉरेन ऑफिशियल रखा होता है इन्होंने एज अ चीफ कमिश्नर, दैट इज़ ई पेंडरल मून, उसको रिप्लेस करके एक इंडियन ऑफिसर को वो चीफ कमिश्नर बना देते हैं, दैट इज़ भगवान सहाय। पर इस चेंज के बाद भी वहाँ पर कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। और वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद ही एंटी चीफ कमिश्नर डेज भी वहाँ पर देखे जाते हैं, जिसके अंडर जितने भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं हिमाचल प्रदेश के, वो हड़ताल पर चले जाते हैं। और इसकी वजह से इंडियन यूनियन को 1951 में गवर्नमेंट पार्ट सी स्टेट एक्ट को लॉन्च करना पड़ता है। और फिर उस समय हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का गठन होता है। ओके, जिसमें 36 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिसमें 24 सीट्स INC दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है। और YS परमार स्worn इन एज अ CM चीफ मिनिस्टर ऑन 24 मार्च 1950। और 2 अदर मिनिस्ट्रीज दैट इज़ पद्म देव और गौरी प्रसाद भी स्worn इन होते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। ओके, और एक और परिवर्तन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चीफ कमिश्नर को बदलकर लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया जाता है। ठीक है, नाम चेंज कर दिया जाता है। और हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं हिमाचल प्रदेश के मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी। ओके, तो अब यहाँ पे एक और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं हम कि विधानसभा बनने के बाद भी एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे शो होता है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है LG, उसको कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग्स होंगी उसको प्रिजाइड करना होता है। अब यहाँ पर अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रिजाइड करेगा कैबिनेट की मीटिंग्स को, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो CM का रोल है वो फिर यहाँ पे ख़त्म होता दिख रहा है। CM को प्रिजाइड करनी चाहिए मीटिंग, पर यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रिजाइड कर रहा है मीटिंग्स को। तो इससे हम इनफॉर्मली ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी फैसला कैबिनेट करती है और वो फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर को ठीक नहीं लगता है, तो वो आगे उसको प्रेजेंट नहीं करेगा इन द ऑफिशियल्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आता है उभर कर, जिसके कारण CM चीफ मिनिस्टर और उनकी मिनिस्ट्रीज़ की अथॉरिटी पर प्रभाव पड़ रहा था, जिसके कारण कैबिनेट डजंट फील रिस्पेक्टेड। सो नाउ इन द एंड ऑफ 1952 rumors was there that Punjab demanded the merger of हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मर्ज कर देना चाहिए, अब इसकी डिमांड आती है। तो जिसके तहत SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की फाउंडेशन रखी जाती है, उसके अंडर फैज़ल अली कमीशन बिठाया जाता है, जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है। वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है ऑन 30 सितंबर 1955। They suggested the merging of हिमाचल प्रदेश with पंजाब रीजन। ओके, अब क्या होता है कि YS परमार जाते हैं पंडित नेहरू के पास और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हिमाचल प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट ही रहने दिया जाए। अगर उनको पंजाब के साथ मर्ज कर दिया जाता है तो इनके खुद के कल्चर, हिमाचल प्रदेश रीजन के खुद के कल्चर और ट्रेडिशंस विलुप्त हो जाएंगे, जिसके कारण YS परमार पंडित नेहरू को कन्विंस करते हैं कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब के साथ इंटीग्रेट नहीं किया जाए।
अब उस कमीशन के, फैजल अली कमीशन के फैसले को रिवर्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वाई.एस. परमार द्वारा प्रपोजल रखा जाता है, पंडित नेहरू द्वारा प्रपोजल रखा जाता है वाई.एस. परमार के सामने कि वो रिवर्ट कर लें गवर्नमेंट को एज ए ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, अपने ओल्ड वे में ही आ जाए जैसे पहले वो थे एज ए सीसीपी के टाइम, उस टाइप का ही रूल फिर से यहाँ पे लागू हो जाए हिमाचल प्रदेश रीजन। विद हैवी हार्ट वाई.एस. परमार मान जाते हैं कि हम विधानसभा को वहाँ पर भंग कर देंगे, पर हिमाचल प्रदेश को पंजाब में इंटीग्रेट नहीं करना है। तो ऑन 31 अक्टूबर 1956 विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और 1 नवंबर 1956 से ही हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी फिर से घोषित कर दिया जाता है। पर अंदर ही अंदर राज्य में काफ़ी तरह के प्रयास चल रहे थे जिससे वापस इस रीजन में डेमोक्रेसी आ सके। तो अब एक ज़बरदस्त चेंज आता है, दैट इज 7th अमेंडमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1956 लागू किया जाता है, जिसमें यूनियन टेरिटरी में टेरिटोरियल काउंसिल की नियुक्ति होती है। और टेरिटोरियल काउंसिल जिसमें 40 मेंबर इलेक्टेड होते हैं और 2 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, विच वॉज इनोग्रेटेड ऑन 15 अगस्त 1957 बाय करम सिंह ठाकुर। अब इस अमेंडमेंट में डायरकी आ जाती है जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स को काउंसिल के मेंबर्स के पास रख दिया जाता है, और हालांकि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इस तरह के कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को पार्लियामेंट अपने अंडर ही रखती है, यूनियन पार्लियामेंट अपने अंडर ही रखती है। 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962, उसके बाद अब इस टेरिटोरियल काउंसिल के चेयरमैन बनते हैं करम सिंह ठाकुर और वाइस चेयरमैन बनते हैं विद्याधर। ओके, अब हम देखते हैं कि जो टेरिटोरियल काउंसिल है विच वॉज फॉर्म्ड and merely a corporate body and major part of the administration was with LG। अभी भी जितना भी मेजर पार्ट था एडमिनिस्ट्रेशन का और बाकी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का, वो अभी भी LG के पास ही थे। टेरिटोरियल काउंसिल के पास तो कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर भी उनको परमिशन लेनी पड़ती थी हायर ऑफिसर्स की। ओके, तो ऑन दिसंबर 1959 फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रूल सेंटर अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमेटी हेडेड बाय अशोक सेन। अब अशोक सेन द्वारा एक कमेटी बिठाई जाती है जिसमें रिपोर्ट होती है कि अभी भी वहाँ पर रूल ठीक तरह से नहीं हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, टेरिटोरियल काउंसिल के पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं है, तो इसके कारण डेमोक्रेटिक रूल को रिस्टोर करने के लिए ऑफिशियल कमेटी द्वारा सेंटर अपॉइंट करती है एक ऑफिशियल कमेटी को, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं अशोक सेन। अशोक सेन कमेटी की रिपोर्ट आती है इन जून 1962। दे रिकमेंड द ट्रांसफ़र ऑफ मोर सब्जेक्ट्स इनटू द टेरिटोरियल काउंसिल। वो रिकमेंड करते हैं कि टेरिटोरियल काउंसिल को कुछ और सब्जेक्ट्स दिए जाएं जिससे यहाँ पे रेस्टोरेशन हो डेमोक्रेटिक सेटअप की। ओके, बट विद द ट्रांसफ़र ऑफ द सब्जेक्ट्स टू द टेरिटोरियल काउंसिल they were not satisfied with that also. Okay, they want the full-fledged लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसी के अंडर ही 1 मई 1960 महासू डिस्ट्रिक्ट का साइज़ रिड्यूस कर दिया जाता है, उसमें से कार्व्ड आउट कर दिया जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को, जो कि बनती है महासू डिस्ट्रिक्ट के चीनी तहसील से और 14th विलेजेस ऑफ रामपुर से। ओके, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पे इनोग्रेशन होती है ऑन 1 मई 1960 में, जिसमें हमारे जो राज्य है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो 5 से 6 में तब्दील हो जाते हैं। ऑन 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 दिस अथोराइज्ड इंडियन पार्लियामेंट टू प्रोवाइड अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल टू मिनिस्टर टू एनी यूनियन टेरिटरी। अब 14th अमेंडमेंट एक्ट आता है जब हिमाचल प्रदेश के लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं एज आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ सम मोर सब्जेक्ट्स टू टेरिटोरियल काउंसिल। उसके बाद सरकार
यूनियन पार्लियामेंट 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 को लागू करती है, जिसके अंडर यूनियन टेरिटरी को लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड की जाती है, जिसका जो कि पास होती है, जो एक्ट पास होता है 1963 में। ओके, तो लेजिस्लेटिव असेंबली आती है इन यूनियन टेरिटरी के टाइम में, जिसमें इन 1963 जिसमें 43 मेंबर्स की सीट होती है, जिसमें से वाई.एस. परमार अगेन sworn in as a चीफ मिनिस्टर। ओके, अब हम देखते हैं कि ग्रेटर हिमाचल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब। अब पंजाबी सूबा ऑन 1 नवंबर 1966 बाउंड्री कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1966, जिसमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे पंजाब से हरियाणा सेपरेट किया जाता है, और इसी समय हिल एरियाज़ जो कि हिमाचल के साथ, इसी समय पंजाब के कुछ हिल एरियाज़ को हिमाचल के साथ मर्ज किया जाता है, जिससे हिमाचल प्रदेश का एरिया इंक्रीज होता है, जिससे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील्स हिमाचल प्रदेश में ऐड किए जाते हैं। अगर हम देखें कि यहाँ पे कुछ नाम हम देख लेते हैं जो कि ऐड किए जाते हैं एट दैट टाइम, दैट इज़ कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, नालागढ़, एरिया ऑफ अम्बाला, पठानकोट के कुछ एरिया, तहसील ऑफ गुरदासपुर को मर्ज किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ओके, जिसके कारण यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ हो जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली की 56। ओके, मर्ज होने के बाद 56 हो जाती है, और जितने भी MLAs होते हैं उस पंजाब हिल एरियाज़ के, उसको जनवरी 1957 में डिक्लेयर कर दिया जाता है एज अ मेंबर ऑफ हिमाचल प्रदेश, और प्रॉपर शेप हिमाचल प्रदेश की अचीव होती है इन आफ्टर द मर्जिंग ऑफ दैट पंजाब हिल स्टेट्स। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़, HP की जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है वो पुरजोर कोशिश करते हैं उस टाइम कि हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लेज स्टेटहुड मिले, क्योंकि उस टाइम हिमाचल प्रदेश का एक अच्छा खासा एरिया हो गया था, दैट इज़ 55,673 किलोमीटर स्क्वायर्स। ओके, तो इस एरिया के साथ वो अभी अपील कर सकते थे कि हिमाचल प्रदेश को एक फुल फ्लेज स्टेट घोषित किया जाए। तो ऑन 24 जनवरी 1968 में विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है फॉर द डिमांड ऑफ द स्टेटहुड। सो ऑन 31 जुलाई 1970 बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होता है ये, और एंड ऑन 18 दिसंबर 1970 स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट पास हो जाता है, एंड ऑन 25 जनवरी 1971 इज सेलिब्रेटेड नाउ एज अ स्टेटहुड डे, और स्टेटहुड प्राप्त हो जाता है हिमाचल प्रदेश को ऑफिशियली ऑन 25 जनवरी 1971, जो कि अनाउंस करती है हमारी एक्स लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा 25 जनवरी 1971 में आकर शिमला रिज पर आकर ये बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश अब से एक पूर्ण राज्य है। ओके, तो हम ये देखते हैं। अब स्टेटहुड में जो पॉइंट्स है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने देख लिया कि 31 जुलाई 1971 में 70 में बिल ग्रांट होता है स्टेटहुड का, और 18 दिसंबर 1970 में द स्टेट ऑफ HP एक्ट पास होता है। मेमोरी कैप्सूल में हम देख लेते हैं कि 29 अगस्त 1972 में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, महासू और शिमला डिस्ट्रिक्ट की रीऑर्गेनाइजेशन होती है। ओके, अब हम ग्राफ्स के माध्यम से कुछ और फैक्ट्स समझते हैं। अब हमें पता है कि टोटल एरिया हिमाचल प्रदेश का है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर्स, और एडमिनिस्ट्रेटिवली हिमाचल प्रदेश हैड 12 डिस्ट्रिक्ट्स, और एरिया वाइज हमीरपुर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, and that covers 2.01% of total area, and Lahaul Spiti is the largest district that cover 24.85% from the total area of Himachal Pradesh. Okay, तो अब इन स्टार्टिंग
जब फॉर्मेशन होती है हिमाचल प्रदेश की, तो शिमला हिल स्टेट्स को और ठकुराइज को क्लब कर दिया जाता है और पॉलिटिकली महासू डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन की जाती है। एंड ऑन 15 अप्रैल 1948 को इंडियन यूनियन द्वारा हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया जाता है और इन छोटी छोटी स्टेट्स को क्लब करके 4 डिस्ट्रिक्ट्स में चेंज किया जाता है। ओके, एंड इन 1951 इट वाज मेड एज अ पार्ट सी स्टेट एंड ऑन 1 जुलाई 1954 बिलासपुर, जो कि एक अलग पार्ट सी स्टेट होता है, उसे हिमाचल प्रदेश के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिवली 5 डिस्ट्रिक्ट्स में चेंज होता है। ऑन 1 मई 1960 किन्नौर को महासू से अलग किया जाता है। ओके, ऑन नवंबर 1966 ऑन द बेसिस ऑफ पंजाब बाउंड्री कमीशन रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में से कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सम पार्ट ऑफ कुल्लू, शिमला ट्रांसफ़र किए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। उस समय न्यू एरियाज़ को हिमाचल प्रदेश में मोल्ड करके 4 और न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाते हैं, दैट इज़ कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा एंड शिमला, एंड डलहौजी को भी फिर चंबा में ऐड किया जाता है। एंड ऑन 1 सितंबर 1972 2 डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज़ हमीरपुर एंड ऊना कांगड़ा में से कार्व्ड आउट किए जाते हैं और महासू को रीऑर्गेनाइज किया जाता है एज शिमला एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट। अब इन दिस रीऑर्गेनाइजेशन द एरिया ऑफ नालागढ़ एंड कंडा घाट सोलन में ऐड ऑन किए जाते हैं और सोलन को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फैक्चुअल्स केम इन एग्ज़ाम्स। अब इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में कोई भी वायलेंस या डिस्ग्रेसफुल एक्ट का घटित नहीं होना हमें बताता है कि हिमाचल प्रदेश के लोग और नेचर कैसे हैं। ओके, तो इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को हम यही समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर किसी एस्पिरेंट को किसी स्लाइड में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर भी बता सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के डिटेल नोट्स अगर किसी भी एस्पिरेंट्स को चाहिए हैं तो हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको। आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए जल्द मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।